ओके बच्चों, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग फुल रिवीजन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। तो पहले अपन चैप्टर ये बाद में कर लेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे आज हम लोग। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ओके यस बच्चों, कहीं भी दिक्कत हो ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आएंगे ही दिक्कत वाले, मुझे पता है, और आप ज़रूर पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करिए। एरिना, क्वेश्चन नंबर 1, राइट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ करंट एंड डिफाइन इट। पढ़ो बेटा। The practical unit of current is ampere. 1 ampere of current is that current which produces a field of 10 to the power minus 7 Weber per meter square at the center of the conductor of length 1 meter placed in the form of an arc of a circle of radius 1 meter. समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया बताओ। So ये placed in the form of an arc of a circle, ये कैसा? ओके देखिए, कह रहा प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ करंट एम्पियर हुआ करती है, और 1 एम्पियर करंट वो करंट होती है विच कैन प्रोड्यूस 10 की पावर माइनस 7 वेबर पर मीटर स्क्वायर एट द सेंटर ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर। बेटा आपको पता होगा कि जो B का फॉर्मूला होता है, अगर हम B की बात करें, B इक्वल टू तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बोलो हाँ। हाँ सर। और सॉरी मैं कुछ भूल गया, क्या भूल गया बताओ बच्चों? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भूल गया ना? यस सर। हाँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैं भूल गया हूँ बेटा, यहाँ पे भूल गया था, अब मैंने लिख दिया। अब देखिए बेटा, अगर मेरे पास एक कोई सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क होने का मतलब अगर मैं इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट लूँगा तो मुझ पर इस पोजीशन पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री होगा बच्चों बताओ? 90 डिग्री, क्योंकि सर्कुलर 90 आर्क में डिग्री। हर जगह एंगल 90 डिग्री बनता है। यस और नो? यस यस सर। सर। चलिए, तो अगर मैं अब देखता हूँ, मुझे बताना है करंट की वैल्यू 1 एम्पियर कब होगी। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ले लेता हूँ 10 की पावर माइनस 7 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 7 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना? 10 की पावर माइनस 7। आई की वैल्यू निकालनी है मुझे। डी एल मतलब लेंथ कितनी की बोली बेटा? देखो आपने है कंडक्टर कितने का था? सेंटर ऑफ द कंडक्टर लेंथ 1 मीटर। कितने का था कंडक्टर बोलो? 1 मीटर। 1 मीटर। थीटा कितने डिग्री? साइन 90 भी हो गया 1, साइन 90 भी हो गया 1, और ये आई बैठा हुआ है, ध्यान से देखना। और अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7, और रेडियस भी है 1 मीटर। बोलो यस और नो? यस सर। सर। तो बेटा सब कुछ कट कुट गया, तो आई की वैल्यू कितने एम्पियर आई? So 1 10 ampere. 1 एम्पियर। तो उसी को पढ़ दो, डेफिनेशन बना दिया उसी को करके, आर भी 1, डी एल भी 1, थीटा 90 डिग्री है ना, और म्यू बी की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7, जिससे वो कैंसिल हो जाए। तो उस समय जो कंडक्टर में या आर्क में जो करंट जा रही होगी वो कितने एम्पियर होगी? 1 एम्पियर। 1 ampere. आ गया समझ में? Yes sir. चलो यस सर। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। Write SI unit of magnetic field intensity and define it. ओके, The एस SI आई unit of एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको डिफाइन करना है। देखो बेटा, फॉर्मूला क्या हुआ करता है, जब आपके पास चार्ज हुआ करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू होता है Q इंटू ई। अगर ई फील्ड में चार्ज है तो लगने वाला फोर्स होता है Q इंटू ई। बट आपके पास जब पोल है M, तो M पोल पर लगने वाला फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू M इंटू बी। तो उस समय B फील्ड हुआ करता है, तो B इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। होगा कि नहीं होगा? बोलो यस और नो? यस सर होगा। हाँ, तो फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, तो वट मतलब क्या होगा इसका मतलब? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पोल स्ट्रेंथ। यूनिट पोल स्ट्रेंथ पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल हुआ करता है। और भी कई तरीके हैं बच्चों, और भी कई तरीके हैं अपने पास। F इक्वल टू क्या होता है? बिल साइन थीटा। बोलो होता है कि नहीं होता? Yes sir. हाँ, तो आई को कर दो 1 एम्पियर, एल को कर दो 1, और साइन थीटा को कर दो साइन 90 मतलब 1। उस समय बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा? बोलो एफ के इक्वल। Yes sir. हाँ, मतलब
अगर किसी कंडक्टर पे लगने वाला मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर पे लगने वाले उस फोर्स के इक्वल होता है जिसमें 1 एम्पियर की करंट हो, 1 मीटर का हो और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ हो। हाँ, अब पढ़िए क्वेश्चन एरिना, क्वेश्चन नंबर 2। Write SI unit of magnetic field intensity and define it. The SI unit of magnetic field intensity is Newton per ampere meter. The intensity of magnetic field is 1 Newton per ampere per meter. If 1 Newton force acts on a conductor of length 1 meter carrying a current of 1 ampere and held perpendicular to the magnetic field. हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। भाई कहाँ से डेवलप हो गया ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ, तो यहीं से डेवलप हुआ बेटा। F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा से बना करके दे रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उस फोर्स के इक्वल होता है ना, उस फोर्स के इक्वल होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो करने पर और उस कंडक्टर की लेंथ कितनी हो, 1 मीटर होने पर लगा करता है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। ओके, है ना। तो बच्चों लिख लो न्यूमेरिकली, कैसे लिख लोगे लो, मैं हेल्प कर रहा हूँ आपको। लिखो फॉर्मूले के हिसाब से बच्चों, F इक्वल टू होता है बी आई एल साइन थीटा, ठीक है ना, बी आई एल साइन थीटा। बच्चों थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री ले लो, ओके। आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर ले लो, एल इक्वल्स टू ले लो बच्चों 1 मीटर। तो दैट टाइम आपके पास ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1, तो आंसर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यस तो यही डेफिनेशन बन गई इसकी कि द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 1 न्यूटन एम्पियर, मतलब यूनिट है ये, तो 1 न्यूटन एम्पियर पर मीटर। हाँ, अगर 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो यूनिट क्या हो जाएगी, 1 न्यूटन इफ 1 न्यूटन एम्पियर पर मीटर if 1 Newton of force acts on the conductor on the length 1 meter carrying a current 1 ampere held perpendicular to the magnetic field। देखो फिर से F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, तो अगर B की वैल्यू निकालो बेटा तो B इज इक्वल टू एफ अपॉन आई एल साइन थीटा। F को कर दो 1 न्यूटन अपॉन I कर दो बेटा 1 एम्पियर और L कर दो 1 मीटर और थीटा कर दो 90, तो ये हो गया। तो आंसर कितना हो गया बच्चों, 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। समझ में आ गया? तो किसी भी कंडक्टर पर लगने वाली इंटेंसिटी 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होगी अगर उस पर लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन है, उससे फ्लो होने वाली करंट 1 मीटर है, सॉरी 1 एम्पियर है और उसकी लेंथ 1 मीटर है। बोलो अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हुआ अभी भी? यस सर, हो गया। हो गया। चलो यस सर, हो ओके, गया। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 एरिना। Write an expression for force acting on current carrying conductor placed in magnetic field. Give the meaning of symbols used. The force on current carrying conductor capped in magnetic field is given by F is equal to Bill sin theta, where I is equal to current, L is equal to length of conductor, B is equal to field intensity, and theta is equal to angle between the direction of magnetic field and the conductor. Next. What is the practical unit of current? Give its definition. So ये तो हो गया। नहीं हुई अभी, ये प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ करंट एक बार और हुई है, ये भी हुई थी, अब ये दूसरे तरीके से है, ये एक्चुअली फोर्स के टर्म में बताई जाएगी। पढ़ो पहले फिर समझ में आ जाएगी। If two parallel conductors situated at a perpendicular distance of 1 meter carrying equal current in the same direction and exert an attractive force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton on each other in air or vacuum, then the current on each conductor is equal to 1 ampere. चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है इसके बारे में, ये कहाँ से आया बच्चों। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला डिराइव करवाया था, तो आपको याद होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी। बच्चों लिख लो फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट कंडक्टर 2I1 I2 अपॉन डी। तो अगर मैं दोनों कंडक्टर में सेम अमाउंट की करंट फ्लो कर दूं I और मैं ये कहूँ कि दोनों कंडक्टर एक दूसरे को कितने फोर्स से खींच रहे हैं बेटा,
2 इंटू 10⁻⁻7 से। पर यूनिट लेंथ में जो फोर्स लगा रहे हैं 2 इंटू 10⁻⁻7। अगर दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद अ फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7, तो बच्चों μ0/4 कितना होता है 10⁻⁻7। 2 की जगह 2 आ जाएगा, आई स्क्वायर आ जाएगा, और दोनों के बीच की गैप 1 मीटर रख दो, 1 मीटर रख दो। अब बताओ बेटा, इस कॉम्बिनेशन को करने के बाद आई स्क्वायर की वैल्यू श्रुति कितनी दिख रही है तुम्हें सॉल्व होने के बाद? सर 1। 1। तो आई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आंसर आई इक्वल टू कितना आएगा? दोनों में कंडक्टर कितने एम्पियर करंट होगी? 1 एम्पियर। समझ में आया? यस सर, आ तो गया। क्या बना, अगर दो कंडक्टर रखे हुए हैं, हाँ बेटा बोलो। सर μ/4 कांस्टेंट होगा इधर। हाँ, उसकी वैल्यू 10⁻⁻7 ही रख दी मैंने। अच्छा सर, ओके ठीक सर। है ना? तो अगर दो कंडक्टर के बीच में, अगर दो कंडक्टर में सेम अमाउंट की करंट बहती है, जिसके कारण दोनों कंडक्टर की पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स 2 इंटू 10⁻⁻7 है, और सेम करंट फ्लो होती है, और वो दोनों 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, अगर पर यूनिट लेंथ पर फोर्स 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लगता है, इसका मतलब उनमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही होगी। अब क्लियर हुई करंट की डेफिनीशन? यस सर। हाँ, ये डेफिनेशन बच्चों फोर्स के टर्म्स में ये यहाँ से आती है। जब भी ये डेरिवेशन ये वाला निकालने को आता है ना, तब साथ में लिख देता है हेंस डिफाइन 1 एम्पियर। मतलब ये तो कर ही रहे हो, साथ में 1 एम्पियर भी डिफाइन कर देना। समझ में आ गया? चले आगे। यस सर। चलो। यस सर। हाँ, तो अब इस डेफिनेशन को एक बार अपने मन में पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। मैंने जो कराया है वही चीज़ है। सर इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए ना कि वो पैरेलल होने चाहिए हाँ हाँ कंडक्टर्स। हाँ, पैरेलल कंडक्टर, पैरेलल पहले भी थे, दोनों एक साथ पैरेलल होने चाहिए, और दोनों में सेम डायरेक्शन की करंट होगी तो अट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो रिपल्सन होगा। तो अगर 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनमें जाने वाली करंट 1 एम्पियर होगी। डन? यस सर। डन सर। डन सर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए रीना। Why a soft iron core is kept in moving coil galvanometer? The magnetic lines of force cross through the soft iron core. This increases the magnetic field and hence sensitivity of galvanometer. Second, the soft iron core helps to make the magnetic field radial. बिल्कुल सही बात है बच्चों। सॉफ्ट आयरन कोर रखने से क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर की परमीबिलिटी हाई हुआ करती है, तो इसके कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होता है, ये कहता है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक ना, गाना गाने लगता है ये, ठीक ना, आ जाओ मेरे अंदर से जाओ। इसलिए सॉफ्ट आयरन से इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक ना। और जो सॉफ्ट आयरन कोर हुआ करता है उसकी शेप जो होती है वो सर्कुलर हुआ करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने में वो मदद किया करता है। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा। The pole pieces of magnet are cut concave in a galvanometer. Why? So that the magnetic field becomes radial. Hence, the plane of the coil becomes parallel to the magnetic field. Under this condition, the deflecting torque on the coil is maximum. समझ में आया कि नहीं आया ये वाला पॉइंट? यस सर, आ गया। हाँ, कल भी आया था, ये क्वेश्चन में आया था कि दोनों रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, तो जिससे कि प्लेन ऑफ द कॉइल जो होगा, जो प्लेन ऑफ द कॉइल होगा वो पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के। बोलो यस और नो? यस सर। तो प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल होगा, तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। क्यों श्रुति, नहीं होगा क्या? यस सर होगा। बोला करो, है ना। तो उस समय टॉर्क कितना लगता है बिना साइन थीटा? तो बताओ, साइन थीटा 90 डिग्री पर मैक्सिमम होगा कि मिनिमम? मैक्सिमम। तो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन 7। What happens if an ammeter is connected in parallel to the circuit? What is the resistance of an ideal ammeter? देखो, अब कह रहा है कि अगर किसी एमीटर को पैरेलल सर्किट में कनेक्ट कर दिया जाए, वैसे सब लोग जानते हो कि एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है, और अगर आप एमीटर को मेन सर्किट में, जिससे आपको करंट नापना है, उसके पैरेलल में लगा देंगे तो क्या होगा?
तो सीधी बात है कि जिस एलिमेंट से आपको करंट नापनी थी उससे कुछ करंट जल चली जाएगी और एमीटर से कुछ और करंट चली जाएगी। बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ तो सर पूरी एक बार और यस सर। एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो जैसे कि मान लो आपको जो है ये आपका सर्किट जा रहा था, मेन सर्किट ये जा रहा था, आपको इस रेजिस्टेंस से निकलने वाली करंट नापना था कि ये कितनी है। तो एक्चुअली में यूज एमीटर को यहाँ पर करना था, बट आपने गलती से इसको पैरेलल में लगा दिया यहाँ पे। ओके सर। अब जो करंट आएगी वो अपनी ये वाली तो इससे निकलेगी, साथ ही साथ कुछ ना कुछ बट जाएगी। बोलो हाँ। हाँ तो सर। पहले ये करंट की एक्यूरेट रीडिंग दे रहा था, अब ये तो अपने पाथ की करंट की रीडिंग देगा ना, उसके पाथ की रीडिंग देगा क्या? नहीं सर, नहीं देगा। रेजिस्टेंस के पाथ की रीडिंग थोड़ा नहीं देगा, मतलब इस पाथ की रीडिंग देगा। बोलो हाँ। हाँ सर। चलो दूसरा खतरा ये है बेटा, अगर मान लो ये 100 ओम है, ये लगा हुआ है, और आपको पता है कि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम हुआ करता है, क्योंकि एमीटर के साथ में एक शंट घुसा हुआ होता है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो अगर मान लो यहाँ से ज़बरदस्त करंट आ रही है 20 एम्पियर की, तो 20 एम्पियर में ज़्यादा करंट किसके रास्ते से जाएगी? एमीटर से जाएगी कि ऊपर वाले रेजिस्टेंस से जाएगी? बताओ। एमीटर से सर। एमीटर से जाएगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, तो इसकी कॉइल वाइल को जला देगी एमीटर से जाने वाली करंट, क्योंकि ये बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो ये रीज़न बनने वाला है। चलो पढ़िए एरिना। Yes, sir. The resistance of an ammeter is very less, hence, almost all the current will flow through the ammeter, which may damage the ammeter. The resistance of an ideal ammeter is 0. लिख लो बच्चों, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0, क्योंकि एमीटर का काम ही है गाना गाता है, बाहर फूल बरसाओ करंट आई है। समझ गए ना? क्योंकि करंट को बिल्कुल रेजिस्टेंस 0 दिया करता है, कहता करंट पूरी मेरे अंदर से निकल जाओ। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 हुआ करता है। क्लियर? Clear, sir. अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्लियर सर। Why an ammeter is connected in series in an electric field? An ammeter measures the electric current of the circuit. Hence, all the current should pass through the ammeter. Therefore, it is connected in series. सही बात है भाई, हम चाहते हैं पूरी करंट मेजर हो, तो पूरी करंट के लिए रास्ता सीरीज ही से तो जाएगा, पैरेलल में तो करंट बढ़ जाएगी ना बच्चों। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। Yes, sir. चलो हाँ सर। अगला क्वेश्चन। The resistance of ammeter should be very small. Why? Or the resistance of an ideal ammeter is 0. Why? An ammeter measures the current of an electric circuit. Therefore, it is connected in series. If the resistance of ammeter is large, then it will decrease the current in the circuit. Thus, the resistance of an ammeter should be less or 0. समझ में आया? सर अगर एमीटर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा कर देंगे तो उसमें से करंट कम पास होगी ना? बिल्कुल सही, करंट कम पास हो जाएगी। समझ गए ना? ओके सर। यस सर। ठीक ना, इसलिए रेजिस्टेंस बिल्कुल ना के बराबर रखा जाता है। क्लियर? Clear, sir. चलिए क्लियर सर। अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। Sir. What will be the resultant magnetic field intensity of point O as shown in the figure? चलो बिना सॉल्यूशन पढ़े बताओ मेरे को, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी? Sir, 0. अच्छा बहुत बढ़िया, शानदार आंसर दिया। Sir. सर वो सर्कल वाला होगा सर, म्यू हाँ नॉट बाय। सही है। देखिए देखो क्या कैसे करेगा काम इसको। देखो बेटा ये तार के कारण ये इसके एक्सेस पे है, तो आपको पता है कि एक्सेस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं हुआ करता है। बोलो हाँ। हाँ हाँ, सर। sir. इसके भी वजह से ये भी इसके एक्सेस पे है, मतलब इस तार के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। बोलो यस। Yes, sir. केवल ये सर्कुलर पाथ की वजह से मिलेगा। बोलो यस। यस Yes, सर। sir. तो अगर पूरा सर्किल होता तो पूरे सर्किल की इंटेंसिटी आती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। हाँ या ना? हाँ सर। तो आधे सर्किल के लिए आधी इंटेंसिटी कर दो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r। यस और नो? यस सर। Yes. चलो पढ़ो आंसर एरिना। Due to the straight portion of the wire, the resultant field will be 0, and due to the semicircle, the resultant field intensity will be B is equal to mu naught I upon 4R. डन? Done, sir, done. अच्छे समझ में आ गए पूरे क्वेश्चन इसके? हाँ सर। हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन समझा दीजिए। हाँ देखो बेटा, इसमें 3 पार्ट हैं बेटा, यहाँ पर 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। एक पार्ट इसका एक्सियल वाला है, एक पार्ट ये सेमी सर्कुलर है,
एक पार्ट फिर से एक्सियल वाला है। ओके, तो एक्सिस में, तार के एक्सिस में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि तार के एक्सिस में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। तो जो हम फॉर्मूला लेते हैं ना बायोट-सेवर्ट लॉ, डी बी इक्वल टू बी एल आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो थीटा 0 कर देते हैं, साइन 0 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इसके एक्सेस में भी है, दो तार जो आने जाने वाले, ये जो वायर है, ये वाला वायर, ये वाला वायर, इसके कारण तो 0 हो गया, केवल सर्कुलर लूप बचा बेटा, सेमी सर्कुलर। अब मानसी जो सर्कुलर लूप हुआ करता है उसके कारण जो इंटेंसिटी निकलती है वो निकलती है B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R, पूरे सर्कल की वजह से। बोलो हाँ। यस सर। तो ये आधा सर्कल है कि पूरा सर्कल है? बोलो। सर सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल है तो इंटेंसिटी भी आधी हो जाएगी, क्योंकि आधी, आधा लूप बन गया तो इंटेंसिटी आधी। तो आंसर हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4R। क्लियर? यस सर क्लियर। चलो, चलिए ये हो गया पूरा। चलो पढ़िए 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 रीना। व्हाट इज second right hand palm rule? Write its uses. Stretch out the palm of your right hand such that the fingers are perpendicular to the direction of thumb. If the thumb points the direction of current and the fingers point the direction of magnetic field, then the force acting on current will be in upward direction perpendicular to the palm. Uses. By it, we can find out the intensity of magnetic field due to current carrying conductor. हाँ, तो इसके कारण आप जो है इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो, फोर्स फाइंड कर सकते हो। ओके, तो इससे फोर्स भी निकाल सकते हो। वही काम जो लेफ्ट हैंड रूल करता है ना, वही काम राइट हैंड पाम रूल करता है। तो राइट हैंड पाम रूल से आप फोर्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो वैसे हम लोग लेफ्ट हैंड वाले यूज़ कर लेते हैं, तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए रीना। राइट Biot-Savart law for the magnetic field produced due to an element of a current carrying conductor and explain the term used in it. Define the unit of current with the help of it. Answer. Let AB be a conductor carrying current I. Consider a small line element dl of the conductor, due to which the magnetic field dB is produced at point P. Then the strength of the magnetic field dB vector depends on the following factors. First, the field is directly proportional to current I, that is, dB is directly proportional to I. Second, the field is directly proportional to the length of element, that is, dB is directly proportional to dl. Third, the field is directly proportional to the sine of angle between the line joining the point and dl, that is, dB is directly proportional to sine theta. Fourth, the field is inversely proportional to the square of the distance between the observation point and the line element. That is, dB is inversely proportional to r square. Combining all the 4 points, we get dB is directly proportional to IDL sine theta by r square, or dB is equal to k IDL sine theta, where k is constant of proportionality. Its value depends upon the system of units. हाँ बच्चों, डायग्राम बना लो। बायोट-सेवर्ट लॉ के लिए एक बार डायग्राम बना लो। ये आपके पास जो है कंडक्टर है, ये आपके पास जो है कंडक्टर है, ए से लेके बी तक का कंडक्टर। इसमें छोटा सा पार्ट आपने डीएल ले लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट डीएल ले लिया है। डीएल का इस रेडियल वेक्टर के साथ बनने वाला एंगल थीटा है। ये रेडियल वेक्टर है आर और ये ऊपर डीएल वेक्टर है। करंट की डायरेक्शन में ही हमेशा डीएल वेक्टर जाता है। ये डायग्राम बना लीजिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें डायग्राम के लिए। तो राइट हैंड रखना, यहाँ पे अंगूठा मिलाओ इसमें, तो अंदर की तरफ फील्ड जाएगा। राइट हैंड है, राइट साइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा जाएगा? इनवर्ड। तो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकलेगी वो होगी आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के लगा देना, कांस्टेंट के की वैल्यू अभी आ जाएगी। बोलो आ गया, समझ में नहीं आया? Yes, sir. बहुत अच्छे, पढ़ो रीना। Yes, sir. Where k is constant of proportionality, its value depends upon the system of units used. In CGS system, k is equal to 1. dB is equal to IDL sine theta by r square Gauss. In MKS system, k is equal to mu naught upon 4 pi, where mu naught is equal to permeability of free space. Therefore, dB is equal to mu naught upon 4 pi into IDL sine theta by r square Weber per meter square.
or dB is equal to 10 to the power minus 7 IDL sine theta upon r squared Weber per meter square. The relation given by equations 2, 3, and 4 are called Biot-Savart law. The direction of the magnetic field dB is always perpendicular to the plane containing dl and r and is given by the right hand screw rule for the cross product of vectors. बताइए कोई दिक्कत बच्चों? इसका वेक्टर फॉर्म लिख लीजिए, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर मॉड का स्क्वायर। लिख लो बच्चों इसका वेक्टर फॉर्म। लिख लिए? सर 1 मिनट सर। डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ठीक है ना? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, और सीजीएस यूनिट होती है बच्चों गॉस। सीजीएस में Excuse me, गॉस। sir. हाँ बेटा बोलो। सर ये लॉ प्लीज समझा दीजिए एक बार, सब भूल गई। मानसी अगर कोई यहाँ पे लेंथ dl है तो dl के कारण किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड b निकलता है, वो छोटा सा एलिमेंट है तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड db, तो db प्रोपोर्शनल टू i, db प्रोपोर्शनल टू dl, db प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड db इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो सबको मिला देंगे तो बेटा बन जाएगा आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे कांस्टेंट किया जाएगा। k की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई SI में और CGS में 1। बोलो अब क्लियर है? यस सर क्लियर है। पक्का? थैंक यू सर। पक्का? यस सर पक्का। चलो ठीक यस है। सर। मानसी तुम्हें सारे चैप्टर एक बार फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे मैंने तुम्हें शुरुआत में जो लाइव क्लास में पढ़ाए थे। देखो क्लास छोड़ने का यही नुकसान होता है, रूटीन टूट जाता है, आप सब भूल गए हो। तो आप सारे लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स एक बार फिर से रेफ़र करो तो पूरा याद आएगा आपको एक एक चीज़। वहाँ मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई थी, अब तो रिवीजन चल रहा है सुपर फास्ट मोड में एकदम। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो एक बार आप वक्त निकाल के पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, जिससे मेहनत कम लगेगी आपको, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी। चलो ठीक है बच्चों, चले आगे। यस सर। चलिए अब यहाँ से देखिए यूनिट ऑफ करंट दिखाते हैं, मतलब इसी वाले क्वेश्चन का यूज़ करके, क्योंकि इसी क्वेश्चन में आई थिंक पूछा गया था यूनिट ऑफ करंट। एक मिनट देख लो, यूनिट ऑफ करंट इसी में पूछा गया था क्या? व्हाट इज, हाँ, कह रहा डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट विद हेल्प ऑफ इट। तो बच्चों मैंने जो करंट की डेफिनेशन बताई थी ना, वही 1 एम्पियर, वही चीज़ यहाँ पे दोबारा आ जाएगी, देख लेना। तो करंट की हम यूनिट बताने वाले हैं इससे। चलिए पढ़िए अरीना। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Yes, sir. Unit of electric current. First in CGS system. If dl is equal to 1 centimeter, r is equal to 1 centimeter, sine theta is equal to 1, that is theta is equal to 90 degree, and dB is equal to 1 Gauss. Then from equation 2, I is equal to 1 electromagnetic unit, EMU. हाँ, For theta is equal to 90 degree. सुनो बेटा, तो अगर आपके पास अगर करंट की, देखिए आप अगर dB को ले लेते हैं 1 गॉस, मतलब सारा का सारा मामला CGS में है। तो अगर CGS में dB की वैल्यू 1 पुट करोगे, कांस्टेंट तो 1 होता ही है, DL ले लोगे 1 सेंटीमीटर, रेडियस ले लोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर ले लोगे, तो बेटा जो यहाँ से करंट आएगी वो 1 एम्पियर नहीं आएगी बच्चों, वो आएगी 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, 1 EMU। याद रखना, करंट की जो CGS यूनिट होती है वो 1 EMU हुआ करती है, 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। SI यूनिट होती है एम्पियर। पढ़ो बेटा, फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। For theta is equal to 90 degree, the conductor should be taken as a part of circle, as the radius is always perpendicular to the circumference. Thus, 1 EMU of current is that current which produces a field of 1 oersted at the center of the conductor of length 1 centimeter, kept in the form of an arc of a circle of radius 1 centimeter. क्लियर? Clear, sir? हाँ पढ़िए नेक्स्ट। In MKI system,
If dl is equal to 1 meter, r is equal to 1 meter, sin theta is equal to 1 and dB is equal to 10 to the power minus 7 Weber per meter square, then from equation 4 we get I is equal to 1 ampere. Thus 1 ampere of current is that current which produces a field of 10 to the power minus 7 Weber per meter square at the center of the current conductor of length 1 meter, kept in the form of an arc of a circle of radius 1 meter. हाँ बच्चों, ये डेफिनेशन मैंने स्टार्ट में बताई थी, ये याद कर लो, वही है, ये याद आ गया। Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों कॉपी में लिख लीजिए, अच्छा डेरिवेशन है बच्चों, लिख लीजिए। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ टोराइड। टोराइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना। टोराइड क्या होती है? एक सर्कुलर कॉइल होती है, एंडलेस सोलेनॉइड। तो एक आप कोर ले लो, मैग्नेटिक कोर ले लो, आयरन, सॉफ्ट आयरन का कोर ले लो और उसमें तार लपेटना शुरू कर दो। तो यहां से आपने तार लपेटी और ये तार लपेट करके ये ले आए, तो ये जो सिस्टम बनता बच्चों टोराइड हुआ करता है। इसको टोराइडल सोलेनॉइड भी बोलते हैं। पढ़िए एरिना, क्वेश्चन पढ़िए। Find the expression for magnetic field intensity for a toroid. Answer: a solenoid bent into the form of a closed string is called a toroidal solenoid. In a toroidal solenoid, the magnetic field B vector has a constant magnitude everywhere inside the toroid, while it is zero in the open space interior point P and exterior point Q to the toroid. पॉइंट इधर अंदर फील्ड जीरो होता है, बाहर फील्ड जीरो होता है, केवल बच्चों इस जगह पर फील्ड हुआ करता है। ठीक है, ठीक सर। चलिए ये डायग्राम होता है टोराइड का बच्चों। करंट यहाँ से आ रही है, ओके, करंट यहाँ से पीछे से आएगी तो इधर से जाएगी, फिर इधर से निकल करके फिर इधर से जाएगी, ऐसे ऐसे करते 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 ये इधर से जाएगी, ये इधर से जाएगी, ये ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी एंड फाइनली पीछे से होकर के ये बाहर नीचे की तरफ आ जाएगी। हाँ, अब इसका सेक्शनल व्यू देखते हैं। पढ़ो बेटा फिगर बी। Figure B shows a sectional view, sectional वो new view ही है। toroidal solenoid. वो व्यू ही है एक्चुअली। Yes, sir. हाँ Sectional, yes, sir. Shows a sectional view toroidal solenoid. The direction of magnetic field inside is clockwise as per the right-hand thumb rule for circular loops. 3 circular Amperian loops are shown by the dashed lines. हाँ, अब 3 सर्कुलर एम्पीरियल लूप बना लीजिए आप। एक अंदर वाला बना लो ये वाला, और एक बाहर वाला बना लो, ये बीच वाला और ये सबसे ऊपर वाला। तो 3 लूप आपने बना लिए हैं। एक ये डॉट 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 अंदर वाला, ठीक ना, ये दूसरा उसके ऊपर वाला और तीसरा बाहर वाला। मतलब एक है इनसाइड, एक है ऑन, एक है आउटसाइड। तो हमको 3 जगह फील्ड निकालना बच्चों। एक इनसाइड निकालना है, इनसाइड द टोराइड, दूसरा ऑन द टोराइड और तीसरा आउटसाइड द टोराइड। बच्चों ये डायग्राम बनाना चाहें तो आप बना लें। तीन लूप बनाएंगे आप। आर रेडियस स्मॉल आर, पहली वाली R1, ठीक है ना, दूसरी वाली आई थिंक R ले लिया, तीसरी वाली R3 ले लिया है। पढ़िए एरिना फिगर बी। Figure B, sectional view of toroidal solenoid. By symmetry, the magnetic field should be tangential to them and constant in magnitude for each of the loops. First, for points in the open space interior to the toroid, let B1 be the magnitude of the magnetic field along the Amperian loop 1 of radius R1. Length of loop L1 is equal to 2 pi R1. As the loop encloses no current, I is equal to 0. चलिए देखिए बच्चों, जो मेन करंट आना जाना हो रहा है वो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में हो रहा है। मतलब दूसरे पाथ में कुछ ना कुछ फील्ड होगा, बट इसके अंदर तो कोई करंट नहीं है। तो यहाँ पर जो आपने एम्पीरियन लूप माना है, इससे एसोसिएटेड करंट कितनी है? 0। तो फॉर्मूला देखिए, लेंथ ऑफ द लूप 2 पाई R1 और नो करंट है I इक्वल टू 0। तो क्या होता है भाई, वो एम्पेयर सर्कुलर लॉ, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। तो I की जगह 0 प्लेस कर देंगे। देखते हैं थोड़ा अगले लेक्चर में, इसमें मतलब अगले सीट में कहाँ गया, ये है। हाँ चलिए पढ़िए एरिना।
Applying Ampere's circular law, B1 L1 is equal to mu naught I, or B1 2 pi R1 is equal to mu naught into 0, or B1 is equal to 0. Thus, the magnetic field at any point P in the open space interior to the toroid is 0. समझ में आया ये बच्चों? ये कैसे आ गया BL1? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B डॉट DL इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू आई, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट होता है एक लूप के अंदर, तो B बाहर आ गया और DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? L1 आ जाएगा। बोलो हाँ। हाँ सर। तो B डॉट L1 इक्वल टू 0। डन? क्लियर है ये वाला पार्ट? Yes, sir, done. चलो बच्चों ध्यान से पढ़ना, जो ना क्लियर हो जरूर पूछना। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। For points inside the toroid, let B be the magnitude of the magnetic field along the Amperian loop 2 of radius r. Length of loop 2, L2 is equal to 2 pi r. If n is the total number of turns in the toroid and I the current in the toroid, then total current enclosed by the loop 2 is equal to n into I. Applying Ampere's circular law, B into 2 pi r is equal to mu naught into Ni, or B is equal to mu naught Ni upon 2 pi r. If r be the average radius of the toroid and n the number of turns per unit length, then capital N is equal to 2 pi r small n. B is equal to mu naught I upon 2 pi r into 2 pi r n. Or B dash is equal to mu naught up into pi n. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? Yes, sir. यस सर। देखिए टोटल बी डॉट डी एल बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू टोटल वो करंट म्यू नॉट इंटू आई। तो टोटल एन फेरे हैं और करंट आई है, तो एन फेरे कितने हो गए बच्चों? एन इंटू आई। समझ गए? अब देखना ध्यान से बच्चों, स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल एन क्या हो जाएगा बच्चों? कैपिटल एन हो जाएगा स्मॉल एन इंटू एल। बोलो हाँ। हाँ सर। Yes, जो sir. टोटल लेंथ टोराइड की है वो क्या है? 2 पाई आर है ना, तो एल की जगह क्या आएगा? 2 पाई आर। तो बेटा यहाँ जो अपने पास एन है, कैपिटल एन है, उसकी जगह क्या आएगा? 2 पाई आर इंटू स्मॉल एन इंटू स्मॉल एन। तो 2 पाई आर स्मॉल एन, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, आंसर आ गया म्यू नॉट आई एन। क्लियर अच्छे से? यस सर क्लियर है। हाँ तो याद Yes, sir. रखिएगा ये Yes, होता है sir. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरनॉइड, बीच में जो होता है ये होता है। चलिए नेक्स्ट, अब बाहर पढ़ते हैं। बाहर भी कितनी करंट जाएगी? 0, क्योंकि एक धागे से करंट जा रही है, उल्टी लौट करके आ रही, तो एक राउंड में टोटल करंट 0 हो जाती है, क्योंकि एक अंदर गई एक बाहर आई। तो बाहर वाले लूप के लिए टोटल करंट कितनी हो जाएगी? 0। पढ़ो बेटा फॉर पॉइंट्स। For points in the open space exterior to the toroid. Yes, sir. Each turn of the toroid passes twice through the area enclosed by the Amperian loop 3. For each turn, the current coming out of the plane of paper is cancelled by the current going into the plane of paper. Thus, I is equal to 0 and hence B3 is equal to 0. बच्चों क्लियर? मजेदार तरीके से एकदम बस मस्त क्लियर हो गया या नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो तीनों पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अपन ने निकलवा दी है बच्चों। एक अंदर वाले पॉइंट के लिए R1, एक ऊपर वाले के लिए R जिसको बोला है, और एक बाहर वाले पॉइंट के लिए R3 0। तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड 0, अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड 0, केवल इसके कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो कितना होगा? B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बोलो डन। डन सर। चलो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। राइट? Write 4 similarities between Biot-Savart law and Coulomb's inverse square law. Answer. The 4 similarities between both laws obey inverse square law. Wide range of field is given by both the laws. Principle of superpositions held for both the law. Both the law is affected by the medium of surrounding of the conductor. बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। State and prove Ampere's circular law. Ampere's circular law. Ampere's circular law states that the line integral of magnetic field B vector around any closed path is equal to mu naught times the total current I enclosed by the path. Mathematically, bounded integral of B dot dl is equal to mu naught I. Prove. Consider an infinitely long straight conductor carrying current I. The magnetic lines of force are produced around the conductor as concentric circles.
The magnetic field due to the current carrying infinite conductor at a distance a is given by B is equal to mu naught by 4 pi into 2I upon A from Biot-Savart law. हाँ बच्चों, इन्फाइनाइट कंडक्टर के कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ए डिस्टेंस पर कितनी होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I बाई ए, ये हुआ करती है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इतना हो गया। इसका मैं क्या कर दूंगा बेटा? बी डॉट डी एल कर दूंगा। देखना अभी मैं इसको डी एल कर दूंगा और वो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई के इक्वल। यस, पढ़िए बेटा। कंसीडर Consider a circle of radius a. Let xy be a small element of length dl. dl vector and b vector are in the same direction because direction of b vector is along the tangent to the circle. The line integral for the closed path will be bounded integral of b dot dl is equal to bounded integral of b dl cos theta is equal to bounded integral of b dl cos 0 is equal to bounded integral of b dl is equal to bounded integral of mu naught 4 pi into 2I upon a dl is equal to mu naught upon 4 pi into 2I upon a bounded integral of dl is equal to mu naught 4 pi into 2I upon a into 2 pi a is equal to mu naught into I. Therefore, bounded integral of b dot dl is equal to mu naught into I. This proves Ampere's circular law. हाँ, क्लियर बच्चों? Yes, sir. अच्छे सर से ये डेरिवेशन कर दीजिए सर। देखो मानसी, क्या होता है कि अपन को बी डॉट डी एल निकालना है बेटा, तो बाउंडेड इंटीग्रल हमें निकालना है बी डॉट डी एल। अब डायग्राम में देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, और जो करंट की डायरेक्शन है, जो डी एल लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन है जो बेटा, वो भी यही हुआ करती है, टेंजेंशियल लेंथ वेक्टर। कहीं पे भी ले लो, जैसे ये ले लिया तुमने, तो लेंथ वेक्टर टेंजेंशियल होता है, तो एंगल दोनों के बीच का कितना हो गया? 0 डिग्री। तो बी डॉट डी एल हम निकाल रहे हैं, तो इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1। चलो, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा? कंडक्टर की वजह से, स्ट्रेट इन्फिनिट कंडक्टर की वजह से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन ए क्या है? रेडियस है। देख लो, ये देखो ए रेडियस है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई बाई ए। अभी इसका भी प्रूफ कराएंगे, डोंट वरी। इंटू डी एल मतलब टोटल, तो लेंथ कितनी, रेडियस कितनी है? ए रेडियस का टोटल लेंथ क्या होगी? 2 पाई आर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई ए से ए कैंसिल, 2 पाई और ये 2 हो गया 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बच गया? ओनली म्यू नॉट इंटू आई। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट आई के इक्वल। यही तो होता है एम्पियर सर्कुलर लॉ। बोलो हाँ। यस सर। समझ में आया कि उड़ गया? बोलो 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 नहीं बोलो। सर आया। चलो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए एरिना। Obtain an expression for the magnetic field due to a long straight current carrying conductor using Ampere's circular law. Consider an infinite long two conductor XY carrying current I as shown in the figure. Magnetic field at P has to be found out. Distance between P and the wires is A. Draw an Amperian loop of radius A. Consider a line element RS is equal to DL. हाँ रुको, Let B vector be the magnetic field at P. Then the line. देखो हमें क्या है, हमें यहाँ से इतनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम इस पॉइंट को लेकर के इस कंडक्टर के चारों तरफ हमने एक एम्पियर लूप बनाया। अब यहाँ पर देखो कंडक्टर में करंट ऐसी जा रही है, तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? टेंजेंशियल। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? डीएल की डायरेक्शन में। तो अब वो फॉर्मूला लग जाएगा अपना। हाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो क्या हो जाएगा अपने पास? बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। हाँ तो कंसीडर कर लिया रूप डी एल, सॉरी आर एस एलिमेंट डी एल कंसिडर कर लिया अपने, लाइन एलिमेंट आर एस। अच्छा नाम दिया नहीं है, आर एस लिख बस दिया है। हाँ बेटा पढ़ो। लेट B be the magnetic field at P. Then the line integral of magnetic field along the circular path is equal to bounded integral of B vector dot dl vector.
by Ampere's circular law. Bounded integral of B dot dl is equal to mu naught I, where I is the total current flowing in the Amperian loop. Angle between B vector and dl vector is equal to 0. B dot dl is equal to B dl cos 0 is equal to B dl. So equation 1 becomes bounded integral of B dot dl is equal to mu naught into I. B into bounded integral of dl is equal to mu naught into I. B into 2 pi a is equal to mu naught into I. B is equal to mu naught into I upon 2 pi a. This is the strength of magnetic field due to the current at a distance a. हाँ बच्चों नोट कर लो, ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो बी और ए का ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना लो बच्चों। बी और ए का ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से। अगर ए बढ़ेगा तो बी अपने आप डिक्रीज होगा। सर एक बार सर कर दीजिए ऊपर। पूछो श्रुति कहाँ पे दिक्कत है। सर एक बार स्क्रॉल कर दीजिए ऊपर। हाँ बेटा ऊपर ही तो आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। सर स्क्रीन फ्रीज है सर। हाँ रुक जाओ 1 मिनट, आ जाएगा अपने आप आ जाएगा। हाँ सर आ गया। यस सर, क्लियर सर। डन। बताओ कहाँ पे दिक्कत है बेटा। डन सर। चलो कोई दिक्कत तो नहीं ना। No, sir. चलो नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए एरिना। डिराइव। Derive an expression for the force acting on a current carrying conductor in a magnetic field. Answer. We know that a moving charge experiences a magnetic force in a uniform magnetic field. It can be extended for a current conductor placed in a uniform magnetic field because the electric current is the flow of free electrons. Let L be the length of a conductor, A its area of cross section, and N be the number of density of free electrons. Then number of free electrons in the conductor capital N is equal to small n into A into हाँ L. बच्चों ये नोट करो, साथ में ये नोट करते जाओ। अच्छा डेरिवेशन है। हम लोग क्या प्रूफ करने जा रहे हैं बच्चों, आइडियल साइन थीटा, समझ आई एल बी साइन थीटा, फोर्स ऑन अ कंडक्टर। तो बच्चों मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n है। स्मॉल n मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, n मतलब n अपॉन v। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चों क्या होगा, कैपिटल N इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू वी। बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ बेटा हाँ, सर। वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो। वॉल्यूम को मैं क्या एरिया Yes, इंटू लेंथ नहीं लिख सकता। लिख सकते हो सर। लिख हाँ सकते तो हो, बेटा सर। यहाँ पे लिख दूंगा मैं n इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू ए इंटू एल। तो वॉल्यूम बन गया NaL, बन गया। यस सर। हाँ यस सर। अब टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई। तो टोटल चार्ज इसके अंदर कितना आ जाएगा, NaL इंटू ई। तो लिख लो बच्चों टोटल चार्ज हो जाएगा NaL इंटू ई। नोट कर लिया। यस सर। चलिए Yes, sir. NaLe टोटल चार्ज इक्वल्स टू NaLe तक आ गए हैं। टोटल चार्ज NaLe, हाँ जी। चलिए देखिए अब मान लीजिए कि बच्चों ये अपने पास कंडक्टर रखा हुआ है, आपके सामने जैसा लेटा हुआ है ये कंडक्टर। अब इसमें ये करंट जा रही है इस डायरेक्शन में। अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पीछे की तरफ भाग रहे होंगे, क्योंकि करंट अपोजिट चलती है। बोलो बच्चों यस और नो। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो टोटल चार्ज कितना बेटा मैं बता देता हूँ। टोटल चार्ज अभी भी लिख लो, स्मॉल l इंटू ए इंटू एल इंटू ई। अभी इसको जेब में संभाल के रखो, बाद में अपन करेंगे। पढ़ो बेटा रीना। लेट कंडक्टर लाइंग, Let conductor be lying along x-axis and magnetic field B vector lying in xy plane makes an angle theta with x-axis. Current flows through the coil along the direction of x-axis. Electric current flows through a conductor due to unidirectional flow of free electrons. Therefore, magnetic force acting on each free electron F vector is equal to minus E into VT cross B. हाँ अब रुको देखो Where देखो V- रुको 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 बेटा, जो फोर्स लगा करता है F इक्वल टू होता है क्यू वी बी। बोलो हाँ या ना।
क्यू भी क्रॉस बी होता है कि नहीं होता बच्चों, बताओ। Yes, होता है sir. सर। तो बेटा क्यू की जगह क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो माइनस ऑफ ई, और किस वेलोसिटी से भाग रहा है बेटा, वी डी वेलोसिटी से भाग रहा है, और बी फील्ड वी बी है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। वेयर वी डी इज द Yes, ड्रिफ्ट sir. वेलोसिटी, तो ये इतने, ये अपने पास एफ आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है। अपने पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, एन, जिसको अपन ने बोला था ए इंटू एल, एन सॉरी एन इंटू ए एल, जिसको अपन ने बोला था। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स इतना है। तो वेयर वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, देयर फोर्स टोटल मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, सिंगल फोर्स का n गुना, n मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, दैट इज इक्वल टू एन ए एल इंटू एफ। तो बेटा जहाँ n था वहाँ e था, वहाँ की जगह एन ए एल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, जहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख दो, मल्टीप्लाई कर दो n का, तो बन जाएगा अपने पास n ए एल, सॉरी बच्चों, स्मॉल n ए एल, और ब्रैकेट के अंदर माइनस ई वी डी क्रॉस बी। बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. ओके, माइनस एन ए एल वी डी क्रॉस बी, ठीक ना, माइनस एन ए एल वी डी क्रॉस बी। तो ये बेटा अपने क्या के पास क्या करेंगे, देखो अब यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, एन ए एल वी डी क्रॉस बी, अगर मेरे पास जो अब बच्चों यहाँ पे बहुत स्टैंडर्ड वाला दिमाग थोड़ा लगने वाला है, रुकना, थोड़ा आराम से देखना ये चीज़। ये यहाँ तक तो मैं तुमको ले आया हूँ, अब इसके बाद थोड़ा सा हलचल होने वाली है, इसको ध्यान देखना। जरा देखो वी की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, वी पीछे की तरफ है, और करंट की डायरेक्शन कहाँ है, करंट आगे की तरफ है। मतलब और करंट की डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर बनता है। मतलब बच्चों एक तरीके से समझ में आए तो हाँ जरूर बोल देना, एल वेक्टर आगे जा रहा है और वी वेक्टर पीछे जा रहा है। बोलो यस और नो। Yes, sir. भाई लेंथ वेक्टर करंट की डायरेक्शन में लिया जाता है और वी वेक्टर पीछे जा रहा है। तो बच्चों यदि मैं एक काम करूं कि मैं एन बाहर ले लूं, ई बाहर ले लूं, ए बाहर ले लूं, और वी डी बाहर ले लूं, एन ई ए वी डी, और वी डी का मैंने वेक्टर जो है, मतलब जो अपना डायरेक्शन वी डी का जा रहा था, वी डी का डायरेक्शन जा रहा था बैकवर्ड। बोलो हाँ बच्चों। हाँ sir. तो हाँ, yes, sir. वी डी का डायरेक्शन बैकवर्ड जा रहा था। अगर मैं इस माइनस साइन को डिसॉल्व कर दूंगा तो मैं डायरेक्शन की माला एल को पहना सकता हूं कि नहीं पहना सकता, बताओ। Yes, sir. क्योंकि ये माइनस मैंने गायब कर दिया। हाँ बोलो फिर से। हाँ सर, यही लाइन थोड़ा हाँ अच्छे से बोलिए इसीलिए सर। मैंने रोका, इसीलिए मैंने रोका है। देखो यहाँ पे माइनस साइन है मानसी। यस सर। हाँ, अगर मैं इस माइनस साइन को वी को दे देता हूँ, माइनस साइन को वी को दे देता हूँ, तो आपको पता होगा कि माइनस साइन खिलाने से डायरेक्शन पलट जाती है। बोलो हाँ। यस सर। तो माइनस साइन में वी को दे दूंगा तो वी पहले पीछे जा रहा था, अगर मैं वी को माइनस साइन दे दूंगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आगे, हाँ या ना। यस सर, हो तो जाएगी। और आगे की डायरेक्शन एल की डायरेक्शन है कि नहीं है। यस सर है। हाँ, तो बेटा मैं एक काम करूंगा, मैं एन ई ए वी डी को निकाल दिया और मैंने वी डी की डायरेक्शन और माइनस साइन उठा करके वेक्टर एल को बना दिया। बोलो यस। यस सर। और मैंने बी को वैसे रख दिया। बोलो हाँ। यस सर। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ी है बेटा, करंट होती है डिफ्यूजन करंट, जो ड्रिफ्ट करंट हुआ करती है वो होती है एन ई ए वी डी। यस की नो। यस सर। तो यस इसकी सर, जगह मैं होती है। आई रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता। यस सर, रख सकते तो हैं। बेटा जो अपने पास सर, रख टोटल सकते हैं। फोर्स आ गया वो अपने पास आई ब्रैकेट एल क्रॉस बी आ गया कि नहीं आ गया। आ गया सर। यस सर। Yes, sir. आ गया. हाँ, तो अपने पास आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो आई एल इक्वल टू एन ई ए वी डी इंटू एल, वेयर आई एल वेक्टर इज ए करेंट एलिमेंट डायरेक्टेड along द डायरेक्शन ऑफ करंट। आई एल वेक्टर एंड वी डी वेक्टर आर reacted in opposite direction, therefore equation may be written as आई एल इक्वल टू माइनस एन ई ए एल वी डी। तो मैं कुल मिला के मैंने तो बता ही दिया तुमको, ये सब क्या है को सीधे यहाँ तक आ गए। बोलो हाँ बच्चों। हाँ हाँ, सर। sir. तो अगर इसका मैग्नीट्यूड तोड़ दोगे तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में आएगा आई एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। आएगा कि नहीं आएगा।
Yes, आ गया। आएगा सर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। समझ गए? यस सर। हाँ चलो जल्दी से एक काम करो, Yes, sir. जितना मैंने कराया ऊपर से जल्दी से नोट करो बेटा। लिखो जल्दी से। सबसे पहले फोर्स इक्वल टू इतना नोट करो अपनी कॉपी में। सबसे पहले टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इक्वल टू पहले लिख लो वो एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एरिया इंटू एल। इतना नोट कर लो बच्चों। टोटल नंबर ऑफ चार्ज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एल टू एल। लिख लिया? यस सर। कंडक्टर का डायग्राम बना लो बेटा, जिसमें साफ साफ दिखे कि करंट आगे जा रही है, वीडी पीछे आ रहा है और लेंथ वेक्टर करंट के सपोर्ट में है। जी सर, लिख लिया। हाँ बेटा, ये फोर्स एफ है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स माइनस ई वी डी क्रॉस बी। यस सर। चलो अब बेटा टोटल फोर्स लिखो, एफ इक्वल टू एन इंटू एफ। अब उसके बाद जो जो बताया मैंने वैसे वैसे करो। डन? हाँ यहाँ तक आ जाओ बच्चों, आई एल बी तक आ जाओ। माइनस ई साइन डिजॉल्व कर देना, माइनस का साइन और माइनस का साइन डिजॉल्व कर देना, वी डी को बाहर ले लेना तो एल क्रॉस बी बन जाएगा। है ना? डन सर। तो क्या बन गया बेटा? आई एल बी। यस लिखो सर। एफ इक्वल टू आई एल बी, मैग्नीट्यूड फॉर्म में आई एल बी साइन थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यस सर। डन सर। एरीना, यस सर। आर यू खुश? वेरी मच खुश सर। ठीक है। श्रुति? सर, हाँ बेटा। सब खुश तो है सर, अब बस सर अब। आज तो क्लास लंबी लगेगी, मैं नहीं यस जानता। सर। पूरा चैप्टर खत्म करेंगे आज। आज आज नहीं बोलो प्लीज। ओके सर। हाँ बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं देखो, ठीक है ना? करवा लो खत्म। हाँ बेटा पढ़ो एरीना, केस नंबर 1। Case 1. If theta is equal to 0 degree, then sine theta is equal to sine 0 degree is equal to 0. Then from equation 4, we get F is equal to 0. Thus, no magnetic field acts on a current carrying conductor मैग्नेटिक lying फोर्स, मैग्नेटिक magnetic फोर्स। force. Yes, sir. Magnetic force acts on a current carrying conductor lying parallel to the magnetic field. Case 2. If theta is equal to 90 degree, sine theta is equal to sine 90 degree is equal to 1. 90 देन degree हाँ or F is equal to BIL maximum. Thus, a current carrying conductor placed perpendicular to a magnetic field experiences maximum magnetic force. हाँ, तो बताओ एरीना कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है, कोई एल लेंथ का कंडक्टर, उसमें करंट आई जा रही है, तो बताओ इस पे फोर्स कितना लगेगा? Sir, 0. हाँ, फोर्स इक्वल टू 0। अच्छे से क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, यस सर। चलिए। पढ़िए रीना, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। State Fleming's left hand rule. Stretch the forefinger, the middle finger, and the thumb of your left hand so that they are mutually perpendicular to each other. If the forefinger points the direction of magnetic field, the middle finger points the direction of current, then the thumb indicates the direction of force acting on the conductor. नेक्स्ट क्वेश्चन। For circular motion of a charged particle in a uniform magnetic field, obtain the expression for radius of path and periodic time of revolution. बच्चों और वी आई एम पी, this- इससे बहुत न्यूमेरिकल आए हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आए हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए बहुत न्यूमेरिकल आए हैं। नेक्स्ट पढ़ो, डिस्कस द मोशन। Discuss the motion of the charged particle in a uniform magnetic field with
velocity perpendicular to magnetic field. Answer. Consider a charged particle with charge q which is moving with a velocity v in a magnetic field of intensity b. Then the maximum Lorentz force acting on the charged particle will be F is equal to qvb. And the direction of the force is perpendicular to v and b, which is according to Fleming's left hand rule. So no work will be done by the force on the charge because dw is equal to fd cos theta. Here theta is equal to 90 degree. रुको, Hence dw is equal to 0. श्रुति श्रुति, यस सर। यहाँ 90 डिग्री किसके किसके बीच का एंगल है, जरा बताओ बेटा। द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, क्यों है, जरा बताओ क्यों है एंगल 90 डिग्री? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ऐसा क्यों है? सर क्योंकि फोर्स सर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और डिस्टेंस सर आगे जाएगा सर, राइट हैंड साइड। ओके, सर जब फोर्स, पार्टिकल हाँ अंदर जाएगा। सही बात है, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर की तरफ, बाहर की तरफ निकल रहा है, तो फोर्स अपवर्ड लगेगा और डिस्प्लेसमेंट जो है टेंजेंशियल होती है, मतलब इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट ऐसी नापी जाएगी, है ना। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से इस पे 90 वर्क डन इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ, पढ़िए आगे अरीना। It means that kinetic energy of this or the speed of the charged particle will be constant. So the charge will move on a circular path. Now for circular motion, Lorentz force provides the necessary centripetal force. Let the mass of the charged particle be m and the radius of the circular path be r. Then Lorentz force is equal to centripetal force. QVB is equal to mv square by r, or r is equal to mv by qb. R is equal to P by QB, where mv is equal to P is equal to momentum of the particle. Hence, from equation 2, the radius of circular path is directly proportional to the momentum. Again, angular velocity omega is equal to V by R is equal to QB by M. हाँ देखिए, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, तो v बाई आर, तो यहाँ पे एम वी, देखिए अपने पास एम वी इक्वल टू कितना है, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी है, तो यदि यहाँ से आप v बाई आर निकालेंगे तो कितना आएगा, क्यू बी अपॉन एम। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? v बाई आर नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। Yes, sir, आ भाई v गया. बाई आर यानी ओमेगा इक्वल टू क्यू बाई एम। तो बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट है, कई बार लिखने को आता है। हाँ, तो ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई। हाँ बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लीनियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो डिवाइड कर दो तो बेटा कितना आ जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो अभी आपके पास क्या आया है, ओमेगा कितना आया बेटा, क्यू बी बाई एम, तो अपॉन 2 पाई डिवाइड करेंगे तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। क्लियर? Clear, sir. नाउ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन लीनियर फ्रीक्वेंसी यानी 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। क्लियर? Clear, sir. बच्चों ये सारे नोट्स भेजूंगा अभी आप लोग को, इसके कल बहुत शानदार वाले हैंड रिटन नोट्स बना के मेरे को भेजने पड़ेंगे, वो भी देखूंगा मैं। चलिए ये भी हो गया। हाँ पढ़िए एरिना क्वेश्चन। When the current flows in opposite direction in two parallel wires, both repel each other. Why? Answer. If direction of current are opposite in the conductor, then according to Fleming's left-hand rule, the direction of force acting on the conductor CD will be in the plane of the paper and opposite to the conductor AB. The direction of force acting on AB due to CD will be perpendicular to AB and opposite to CD on the plane of paper. Obviously, the conductor will repel each other. बच्चों ये बनता आपको डायरेक्शन बनाते याद है, कैसे रिपेल करता है कि नहीं याद है, बताऊं क्या? यस सर, पता है। चलो सर मेरे को बता दो। चलो ठीक है, देखो कैसे करते हैं। देखो बेटा, दो कंडक्टर ले लो, ये पहला कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। हाँ, अब बेटा इसमें करंट I1 जा रही है। एरिना, ये करंट I1 जा रही है, राइट हैंड रूल मतलब वो राइट हैंड थंब रूल से इसकी करंट के कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड बताओ इनवर्ड होगा कि नहीं होगा, अंदर की तरफ? हाँ यस सर, इनवर्ड की आउटवर्ड? इनवर्ड होगा बेटा, उस तरफ राइट साइड है ना, उंगलियां रखो अंगूठे की डायरेक्शन में। हाँ सर, ओके, यस सर, इनवर्ड होगा। हाँ, अंगूठे से पकड़ो करंट को, है ना, इनवर्ड हो Yes, गया। sir. चलो हाँ, अब sir. लेफ्ट हैंड निकालो, लेफ्ट हैंड यस सर, निकल गया, ठाकुर वाला हाथ।
हाँ सर। चलो अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड, थंब फिंगर अंदर की तरफ, सॉरी ये फ्रंट फिंगर, फोर फिंगर अंदर की तरफ, बोलो हाँ। हाँ सर। करंट ऊपर की तरफ, यस सर। हाँ देखो फोर्स वाली फिंगर, अंगूठा इस तरफ आ रहा नहीं आ रहा लेफ्ट में। हाँ सर। चलो आ रहा है। अब दूसरा, अब ये वाला करंट कंडक्टर है, इस वाले करंट कंडक्टर की वजह से राइट हैंड थंब रूल से इस वाले पर देखो फील्ड ऊपर की तरफ आएगा, डॉट आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। हाँ, राइट हैंड लग के इसमें अंगूठा अलाइन करके राइट हैंड का दिखा लो डॉट, तो डॉट ऊपर की तरफ आ गया। चलो करंट ऊपर जा रही है, अब इस वाले में लेफ्ट हैंड लगाओ, देखो डॉट आपके आंख की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर ऊपर की तरफ सर। नहीं आपके आपके सामने की तरफ आएगा ना, ऊपर की तरफ अच्छा क्यों आएगा? हाँ ये सर। परपेंडिकुलर आउटवर्ड है ना, ऊपर थोड़ा ना, ऊपर तो करंट जा रही है। ओके करंट ऊपर देखो, ओके ओके। अंगूठा इस तरफ आया कि नहीं आया? यस सर आ रहा हाँ, है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अट्रैक्शन। ये क्या है? अट्रैक्शन। अच्छा ओके सर। समझ गए? इसका ओके। इसका अब अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट करके देख लो बेटा, एक इधर एक इधर, एक में फोर्स यहाँ लगेगा और एक में फोर्स इधर लगेगा, मतलब रिपल्सन। क्लियर? ओके ओके सर क्लियर। हाँ, तो अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट करके देखोगे तो एक में अट्रैक्शन आएगा और एक में उल्टे साइड जाएगा, तो मतलब रिपल्सन मिलेगा। डन? डन सर। हाँ, तो Done, इसमें sir. इसमें रिपल्सन मिलेगा। हाँ श्रुति, वेरी गुड। चलिए, तो ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इसमें मतलब रिपल्शन होगा। चलो 11th पॉइंट पढ़िए अरीना, क्वेश्चन नंबर 11th। When the current flows in the same direction in two parallel wires, both attract each other. Why? In the direction of the current in both the conductors are same, then according to the Fleming left-hand rule, the direction of force acting on the conductor CD carrying current will be in the plane of paper perpendicular to force acting in conductor AB. Eh? Perpendicular to the AB. conductor CD towards the conductor AB. In the other hand, the direction of the force acting on the conductor AB will be in the plane of the paper perpendicular to the conductor AB towards the conductor CD. Obviously, the conductor AB and CD will attract each other. हाँ, वही डायरेक्शन वाले रूल से कर देंगे, ऐसे समझाना बहुत मुश्किल है। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों करो, 12 क्वेश्चन। एरिना, क्वेश्चन नंबर 12। Yes, sir. Given two parallel wires carrying current I1 and I2 are kept at a distance d apart. Obtain the expression for the force exerted by one on unit length of another. When will this force be attractive and when will it be repulsive? चलिए अब देखिए, बिल्कुल Let रूल AB लगाते and हैं। CD. हाँ देखिए, पहले वाला कंडक्टर है, पहले वाले कंडक्टर में बेटा करंट I1 जान दो। करंट I1 जाने के कारण इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, डाउनवर्ड होगा। कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड बेटा? इन्फाइनाइट लेंथ का म्यू नॉट अपॉन 4/2I1/d होता है कि नहीं होता? बोलो। होता है सर। इसके फील्ड Yes, में sir. रखा हुआ है I2, इसके फील्ड में रखा हुआ है I2, तो क्या होगा फॉर्मूला बेटा? बी फोर्स इक्वल टू बी बिल साइन थीटा, तो बी लगेगा B1 का, I2 लगेगा दूसरे वाले का, I2 लेंथ ऑफ द कंडक्टर IL साइन थीटा, तो बन गया I2 B1L। तो यहाँ वैल्यू रख दो बच्चों, तो I2L और B1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4/2I1/d, तो ले दे करके आ गया 2I1I2/d। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू आ गया 2I1I2 म्यू नॉट अपॉन 4/2I1I2/d। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। सर एक और बार explain कर दीजिए। हाँ चलो चलो, हाँ एरिना एक बार स्टार्ट से पढ़ो। लेट ए बी, Let AB and CD be two parallel conductors kept at a distance d apart. Current flowing through them is I1 and I2 respectively. A magnetic field due to current I1 is produced around AB. Therefore, intensity of magnetic field due to AB at distance d is B1 is equal to mu naught by 4 pi into 2I1 upon d Weber per meter square. According to right hand palm rule, the direction of this field is downwards, normal to the plane of the paper. If another conductor CD carrying current I2 in the same direction of I1 is situated in the magnetic field of AB, then force on length L of CD is given by F is equal to I2LB1 sin 90 degree is equal to I2LB1. F is equal to I2 into L into mu naught 4 pi into 2I1 by D. F is equal to mu naught upon 4 pi into 2I1 I2 L by D. Therefore, force acting per unit length on CD will be F by L is equal to mu naught upon 4 pi into 2I1 I2 by D.
हाँ बच्चों, हाँ मानसी देखो, सबसे पहले इसका मैंने इस पर फील्ड निकाला B1, B1 की वैल्यू ये आएगी, क्लियर कि नॉट क्लियर, पहले तो ये बताओ। यस सर, ये स्टेप तो क्लियर है। हाँ, अब इस B1 पे जो फोर्स लगेगा वो बिल साइन थीटा लगेगा। देखो तो I2 करंट जा रही है इस B1 पर, B1 पे कंडक्टर I2 वाला बैठा हुआ है, तो साइन 90 डिग्री है, तो आ गया फॉर्मूला, I2LB आएगा, B1 आएगा कि नहीं आएगा, अच्छे से देखो, F इक्वल टू बिल साइन थीटा I2 B1 इंटू L और साइन 90 यानी कि 1। यस सर। अब B1 की वैल्यू पुट कर दो बेटा, B1 की वैल्यू क्या है, म्यू, ये है B1 की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन डी, तो 2I1 के साथ I2L और आ जाएगा, तो 2I1 I2L अपॉन डी आ गया फोर्स। यस सर, आ गया समझ तो में। फोर्स पर यूनिट लेंथ ही आ गया बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अभी अगला पेपर कराऊंगा उसमें डेरिवेशन है, 2I1 I2 अपॉन डी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर एरिना, श्रुति? Yes, sir. Yes. clear. हाँ, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। पढ़िए एरिना, द डायरेक्शन, The direction of magnetic field B1 on wire CD is acting inwards. Hence, by Fleming's left-hand rule, the force F2 acting on CD will be directed towards AB. Hence, CD will come near to AB. So, the conductors attract each other. हाँ दोनों And में, when the current दोनों में सेम डायरेक्शन की करंट है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट केस में ये देखो बेटा, अट्रैक्शन का निशान है, ये इधर है, ये इधर खींच रहा है। चलो सेकंड केस में ये रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पढ़ो बेटा सेकंड केस, and when the current flows in opposite direction, they will repel each other. हाँ तो देख सकते हो आप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। चलिए बन जाएगा, कोई दिक्कत बच्चों बताओ? No, sir. ओके, श्रुति नींद आने लगी क्या? नहीं सर, अभी कहाँ। चलो बता देना जब आए तो, है बेटा? Yes, sir. ओके चलो श्रुति पढ़ना शुरू करो अब, श्रुति पढ़ना चाह रही है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। Obtain an expression for the torque or the couple acting on a current when it is श्रुति placed. हम सो जाएंगे ऐसे में, तो तुम जो ऐसे ऐसे जैसे झूला झुला रही हो ऐसे पढ़ रही हो, एनर्जी के साथ पढ़ो। Yes, sir. Obtain an expression for the torque or the couple acting on a current carrying conductor when it is placed in a magnetic field, or prove that the torque tau acting on a rectangular loop is given by tau is equal to m cross b, where m is the magnetic moment of the loop. हाँ Consider. देखो देखो, ये टॉर्क का वही डेरिवेशन है, एन आई ए क्रॉस बी, एन आई ए क्रॉस बी, और आपको पता होगा आई ए को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो फाइनली वो क्या बन जाएगा, एन आई ए क्या बन जाएगा, एम क्रॉस बी बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. एन आई ए एम होता है ना, तो एम क्रॉस बी बन जाएगा। पढ़िए आंसर, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल। Consider a rectangular coil ABCD of length L and breadth B kept in a magnetic field of strength B vector. Let I be the amount of current flowing through the coil. Force acting on AB is F1 is equal to BIL sin 90 degree is equal to BIL. By Fleming's left-hand rule, it comes out of the plane of the paper. Force acting on CD is F2 is equal to BIL sin 90 degree is equal to BIL. By Fleming's rule, it goes into the plane of the paper. The forces F1 and F2 are equal in magnitude but act along different line of action. Hence, they constitute a torque or couple. At any instant of time, the normal to the coil makes an angle theta with respect to magnetic field B. The perpendicular distance between the forces F1 and F2 is B sin theta. Torque acting on the coil is tau is equal to magnitude of force into perpendicular distance between the forces is equal to BIL into B sin theta is equal to BILB sin theta, which gives BIA sin theta. If the coil consists of n circles, then tau is equal to n BIA sin theta. This is the expression for the torque acting on a current loop when placed in a magnetic field, but NIA is equal to m.
the magnetic moment of loop. So tau is equal to mb sine theta. If in vector notation torque tau vector is given by torque is equal to m cross b, the direction of the torque tau is such that it rotates the loop clockwise along the axis of suspension. आ गया समझ में? The direction of the Yes, tau sir. is such that it rotates the loop clockwise along its axis of suspension. clockwise डायरेक्शन में इसको घुमाएगा लूप को. क्लियर है कि नहीं है बताओ बच्चों? कुछ पूछना है इसमें? टॉर्क का बहुत फेमस वाला फार्मूला जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आएगा भी. ओके, वही बीना साइन थीटा. ओके Okay, sir. Yes, sir. ठीक ना. और इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाता है? टॉर्क इज इक्वल्स टू एन आई ए क्रॉस बी. ये भी होता है. चलो पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 14. Explain the construction of moving coil galvanometer by drawing a diagram. Why is a soft iron core kept in the moving coil galvanometer? Why the pole pieces are made concave? A permanent strong horseshoe magnet is taken. Its pole pieces NS are made of cylindrical soft iron cut in concave shape. A coil A is suspended between the pole pieces. देखिए ये डायग्राम है बच्चों, बना लीजिए कोशिश करके. कई बार पूछा गया है डायग्राम. अभी पिछला पेपर हमने किया था उसमें भी आपसे डायग्राम पूछा गया था. ये डायग्राम हुआ करता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का. ठीक ना. ये सॉफ्ट आयरन के कोर हुआ करता है. ये इसके बीच में सिलेंड्रिकल पोल पीसेस हुआ करते हैं, रेडियल फील्ड जिसकी वजह से जाया करता है. हाँ एक मिनट श्रुति, यहाँ से फिर से पढ़ो. अ कॉइल ए इज सस्पेंडेड. A coil A is suspended between the pole pieces बाई by a phosphor bronze wire F. The other end of the coil is connected to a spring SP. The coil consists of insulated copper wire wound on an aluminium frame, and a soft iron cylinder C is fixed within the coil so that the coil can freely turn around it. The wire F and spring SP is connected to the terminals T1 and T2. A concave mirror M is attached to the wire F so that the deflection of the coil can be measured with the help of lamp and scale arrangement. All the above arrangement is kept inside a non-magnetic box to provide it by dust, air, etc. The front portion of the box is made up of glass and the base is provided by leveling screws. Soft iron core is used in moving coil galvanometer because the permeability of soft iron is very high, hence the field intensity increases. It makes the field radial. By making pole pieces of magnet concave, the field is made radial so that the plane of the coil becomes parallel to the magnetic field in all the positions. डन. पूरा क्लियर है अच्छे से? सच सच बोलना, झूठ नहीं बोलना कोई. नहीं सर, कंस्ट्रक्शन नहीं क्लियर है. चलो देखो अच्छे से क्या दिक्कत आ रही है. यहाँ पे दो पोल पीसेस हैं, यहाँ पे टोरेसन हेड है, इससे लटका हुआ है. यहाँ पे मिरर डिफ्लेक्शन देखने के लिए. नीचे कॉइल है, कॉइल के साथ स्प्रिंग है. अगर कॉइल थोड़ा सा घूमेगी तो स्ट्रिंग क्या करेगी, उसके लिए रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगी. तो रीस्टोरिंग टॉर्क अप्लाइड टॉर्क कितना होगा बेटा? बीना. और जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा याद होगा आपको, मैंने बताया था सी थीटा. याद आया? Yes, Yes, sir. हाँ, तो रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से कॉइल फिर से आ जाएगी, डिफ्लेक्शन दिखाने के बाद वापस हो जाएगी. एक बार मन लगा के पढ़ लो अच्छे से, देख लो कोई और किसी भी लाइन में दिक्कत हो मुझसे पूछ लो. no sir, no doubt. चलो एरिना क्लियर? Yes, sir. Clear. चलिए पढ़िए एरिना क्वेश्चन नंबर 15. Yes, sir. Explain the principle of moving coil galvanometer and find the expression for the current. Or, what is the principle of moving coil galvanometer? Prove that the current is proportional to the deflection of the coil. वेरी इंपॉर्टेंट. Answer. आई प्रोपोर्शनल टू थीटा लेके आना है. पढ़िए.
Principle. Whenever a current is made to pass through a coil placed in a uniform magnetic field, then a torque acts on it, which rotates the coil and tries to make it perpendicular to the direction of the field. Let ABCD be a rectangular coil, which is kept in a magnetic field B vector, such that the sides AB and CD are perpendicular to field. Let the length of the coil AB be L and breadth BC be B. If I is the current flowing in the coil, then Lorentz force acting on AB and CD will be F is equal to BIL. The force acting on AB is F1, which comes out of the plane of paper. On CD is F2, which goes inside the plane of paper. As the forces are equal in magnitude and opposite in direction along different line of action, hence they produce a couple. At any instant of time, the axis of coil, that is the normal to the coil, make an angle theta with respect to the magnetic field. Then the perpendicular distance between two forces F1 and F2 is b sine theta. Now, torque is equal to magnitude of force into perpendicular distance between two forces is equal to BIL into b sine theta is equal to BIA sine theta. If n is the where A is equal to L, B is equal to area of the coil. If n is the number of turns on the coil, then tau is equal to beta sine theta. Initially, when the plane of the coil lies parallel to the magnetic field, then the angle between the magnetic field and the normal to the coil is 90 degree. That is, theta is equal to 90 degree. Therefore, sine theta is equal to 1. तो शुरुआत में साइन थीटा इक्वल टू 1 था, बट इसको जैसे ही आप थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दोगे तो चीज़ें बदल जाएंगी. पढ़िए. सो टाउ मैक्स इक्वल्स टू. So tau max is equal to NBIA. This torque is the deflecting torque which rotates the coil. As a result, a restoring torque gets developed in the suspension wire which tries to restore the coil back into the initial position. Let phi be the angle of the twist and C is the couple for unit twist. Therefore, restoring torque produced is equal to C phi. Under equilibrium, deflecting torque is equal to restoring torque. NBIA is equal to C phi. I is equal to C phi into NB upon NBA, or I is equal to K phi, which implies I is directly proportional to phi. This is the principle of moving coil galvanometer. बच्चों समझ में आया? Yes, sir. कहीं पर कोई दिक्कत? बेटा वो सी थीटा जो था, मैंने यहाँ पे एंगल को फाई एंगल ले लिया है, जितना एंगल हुआ है ना. और सी क्या Yes, है? sir. सी इज द एंड सी इज द कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट. ठीक है. तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो होगा सी थीटा या सी फाई. चलिए, एनी प्रॉब्लम? No, sir. चलिए नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन 16. What do you understand by the sensitivity of moving coil galvanometer? Write its expression. On what factors does it depend and how? The current sensitivity of moving coil galvanometer is defined as the deflection produced by unit current through the coil. Let phi be the deflection produced due to current I, then I is equal to C into phi upon NBA. If the current through the galvanometer is I, which produces a deflection phi, then phi by I is equal to NBA upon C. Therefore, sensitivity of galvanometer S is equal to phi upon I is equal to NBA by C. करंट Sensitivity सेंसिटिविटी, ये depends. करंट सेंसिटिविटी होगी एस इक्वल टू फाई अपॉन आई. डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इक्वल्स टू एन बी ए अपॉन सी. क्लियर? Yes, sir. हाँ, सेंसिटिविटी. Sensitivity depends on the following factors. First, N, number of turns, should be greater. As the number of turns increases, sensitivity increases. Second, for greater sensitivity, magnetic field should be greater. To increase the magnetic field, B, a permanent horseshoe magnet should be used. By increasing B, sensitivity increases. Third, area of the coil. If area increases, sensitivity increases. Fourth, C, couple per unit twist. The value of C should be less for more sensitivity. सी की वैल्यू लेस होनी चाहिए, सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी. बच्चों इन पॉइंट में कोई दिक्कत बताओ इसमें. No, sir. No, sir. चलिए, अब आ गया श्रुति का फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17. पढ़िए एरिना.
What is meant by shunt? If the resistance of galvanometer is Rg, then calculate the value of shunt carrying current nth part of total current to pass through the galvanometer. Answer: Shunt. A shunt is a thick copper wire which is joined in parallel with the coil of the galvanometer. It has very low resistance. Let Rg be the resistance of galvanometer and S be the value of the shunt resistance. Let I be the total current flowing in the circuit. If it gets divided as Ig and Is, where Ig is the current flowing in galvanometer and Is in the shunt resistance S. Therefore, I is equal to Ig plus Is. Now, potential difference across galvanometer is equal to IgRg and potential difference across the shunt is equal to ISS. तो शंट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो हुआ आई एस इंटू एस। अब दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के सेम होंगे। पढ़ो बेटा एज। As galvanometer and shunt are in parallel, hence potential difference will be equal. That is, IgRg is equal to ISS, or IS upon Ig is equal to Rg upon S, or S is equal to Ig upon Is into Rg is equal to Ig upon I minus Ig into Rg. हाँ तो बच्चों This मैंने is the यही, value एक of मिनट बेटा, मैंने यही लिखाया था आपको फॉर्मूला, एस इक्वल टू गैल्वेनोमीटर करंट अपॉन आई माइनस आई जी इंटू एस। बोलो याद आया? सॉरी इंटू आर जी। याद आया बच्चों? yes, yes sir. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट Yes. रेजिस्टेंस। ठीक ना, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? शंट रेजिस्टेंस। क्लियर? Clear sir. हाँ, Yes, sir. एडिंग वन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा? देखो ये है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से एक नया डेरिवेशन आ रहा है बच्चों। तो आई एस अपॉन आई जी इक्वल टू आर एस सॉरी आर जी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। दोनों तरफ अगर आप +1 कर दो तो क्या होगा? तो दोनों तरफ आपने +1 कर दिया तो आई एस प्लस आई जी अपॉन आई जी, यहाँ पे ये हो गया। ओके, ये क्या बन गई बेटा? टोटल करंट आई, ये बन गई आई जी, और यहाँ आर जी प्लस एस अपॉन एस, पलटी मार दिया तो ये बन गया। तो गैल्वेनोमीटर करंट इक्वल टू एस अपॉन आर जी प्लस एस इंटू आई। क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. इसको पलट दिया और आई को ऊपर ले गए, तो आई को ऊपर ले जाकर के आई एस अपॉन आर प्लस आर जी। द अबव इक्वेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन टर्म्स ऑफ टोटल करंट। तो ये गैल्वेनोमीटर की करंट के बारे में बताएगा, टोटल करंट का कितना गुना गैल्वेनोमीटर करंट में जा रहा है। अब कह रहा है कि अगर गैल्वेनोमीटर का करंट टोटल करंट का nth पार्ट है, आई जी इक्वल टू 1/n, देखिए यानी आई जी इक्वल्स टू आई बाई एन। तो बेटा हम आई जी की जगह आई बाई एन रखेंगे, तो आई अपॉन एन इक्वल टू एस अपॉन आर जी प्लस एस इंटू आई। आई से आई क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। बोलो हाँ। हाँ सर. तो n का s के साथ मल्टीप्लाई, तो n इंटू एस इक्वल टू आर जी प्लस एस। तो यहाँ से s की वैल्यू ले लो, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया? आर जी। तो s शंट की वैल्यू इक्वल टू आर जी अपॉन n माइनस 1। क्लियर हुआ? Yes sir. हाँ, तो ये काहे की कंडीशन है? ये तब की कंडीशन है जब टोटल करंट I जो है वो गैल्वेनोमीटर करंट का n गुना है। ये तब के लिए कंडीशन बनती है, यह गैल्वेनोमीटर करंट I का nth भाग है, तब के लिए कंडीशन बनेगी आर जी अपॉन एन माइनस 1। पढ़ो बेटा हेंस फॉर। सर हाँ Hence बेटा। for the सर ये आई अपॉन आई जी वाला एन वाला कैसे आया? बेटा इनका कहना है कि अगर गैल्वेनोमीटर करंट में, गैल्वेनोमीटर करंट अगर टोटल करंट का nth पार्ट है, गैल्वेनोमीटर करंट अगर टोटल करंट का कौन सा पार्ट है? nth पार्ट है, उस समय आप s की कैलकुलेशन करके बताओ कि उस समय शंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बेटा उस समय जो शंट रेजिस्टेंस आता है वो आर जी अपॉन एन माइनस 1 आता है। हाँ या ना? यस। हाँ सर। ये कैलकुलेशन आ गई समझ में कि फिर से बताऊं? नहीं सर, आ गई। चलो पढ़ो बेटा एरिना। Hence, for the nth part of the total current to pass through the galvanometer, the resistance of the shunt should be n minus 1 of the resistance of galvanometer. हाँ, तो उस समय जो शंट होगा वो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर का n माइनस 1th पार्ट होगा। एनी प्रॉब्लम? कुछ पूछना है इसमें बच्चों?
No, sir. Yes, sir. चलिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो इसलिए मैं इसको ख़त्म करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए रीना। How a galvanometer can be converted to ammeter and voltmeter. Conversion of galvanometer into ammeter. Since the coil of the galvanometer has low resistance, so to convert it into ammeter, a low resistance called shunt is joined in parallel, so that most of the current passes through the shunt and very less current passes through the coil of galvanometer. Derive up to equation 3 from short. Okay. Hence, by joining a shunt resistance of value S is equal to IgRg upon I minus Ig, so the galvanometer gets converted to an हाँ, ammeter. यहाँ तक बच्चों वही डेरिवेशन है पुराना वाला, और इसके बाद ये कन्वर्ट हो गया, बन गया ना। Yes, sir. टोटल करंट आई, Yes. इधर गई आई जी, इधर गई आई माइनस आई जी, तो ये सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट पढ़ो बेटा, कन्वर्जन। Conversion of galvanometer into voltmeter. The resistance of voltmeter is high. So to convert a galvanometer into a voltmeter, a high resistance wire is connected in series to the coil of galvanometer. Suppose Rg be the resistance of galvanometer and R is the resistance of wire connected in series. Let Ig be the current flowing in the galvanometer. In order to convert a galvanometer into a voltmeter of range 0 to V volts, we have from adjacent figure, the total potential difference between A and B will be V is equal to Ig into Rg plus R. हाँ, टोटल Or वोल्टेज इक्वल टू Rg. टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। हाँ, वी अपॉन आई जी बना लो, आर जी प्लस आर, तो आर को रोक लो, तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी आर जी। क्लियर? Yes, sir, clear. हाँ, Yes, दिस इज sir. This is the expression and the value of the resistance required to convert the galvanometer to voltmeter of range 0 to V. तो ये है जीरो से लेके वी वोल्ट में बदलने वाला रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is a shunt? Write its uses. What are the advantages and disadvantages of shunt? Shunt. It is a wire of low resistance connected in parallel to the coil of a galvanometer. Uses. A galvanometer is converted into an ammeter by using a shunt. Advantages. It protects the coil of the galvanometer from burning as well as the breaking of the pointer. As the shunt is connected in parallel, the resultant resistance becomes less. So, when the shunted galvanometer and meter is joined in series, then the value of current does not change. Disadvantages. Due to shunt, the sensitivity of